मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू 20 और 21 जून का। तो फर्स्ट न्यूज है इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर के। इजराइल एंड ईरान वार को लेकर जो संघर्ष चल रहा है इजराइल एंड ईरान युद्ध का, उसके बारे में है। न्यूज़ क्या है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है तो ईरान के पास क्या विकल्प हैं। ये एनालिसिस द वर्ड में है, द हिंदू के। तो ईरान के पास जो उपलब्ध विकल्प हैं वो हम लोग देखते हैं क्या है इजराइल के हमले के बाद। एक तो रिटेलिएशन तो वो कर ही रहा है, इसके बाद क्या विकल्प है उसके पास। पहला विकल्प है इसके पास, अमेरिका के जो बेस हैं उस पर हमला करेगा वो। अमेरिका बेस पर हमला कहाँ पर? ये जो वेस्ट एशिया में है, जैसे इराक में अमेरिका का बेस है तो वहाँ पर कर सकता है। कारण इराक में ईरान की पकड़ भी मजबूत है, वहाँ पर इनका अपना गुट एक रेडी गुट है। ठीक है। दूसरा हो सकता है जो हार्मुज जल संधि है, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। हार्मुज जल संधि को बंद कर दें। इससे क्या होगा, हार्मुज जल संधि का जो लोकेशन है आप लोग जानते होंगे। स्टिल मैं बना देता हूँ कि लोकेशन कहाँ पर है। ये आपका अफ्रीका हो गया। ठीक, ये अपना भारत है यहाँ पे, ये ईरान है यहाँ पर। ये लोकेशन जो है ये हार्मुज जल संधि है। ये इसको अलग करती है ईरान को और ओमान को, और जोड़ती किसको है? जल संधि है तो दो जल राशियों को जोड़ेगी। जोड़ती है फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी, या अल्टीमेटली अरब सागर। तो हार्मुज जल संधि को बंद कर सकता है। इसका फ़ायदा क्यों, ऐसा दबाव है इसका, मतलब फ़ायदा कैसे होगा? कारण क्या है, ये जल संधि है ये बहुत ही सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग लगभग 100 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। कहीं कहीं पर तो चौड़ाई और कम है। तो एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है। चूँकि ईरान इसके बगल में ही है, उसकी सीमा रेखा में आता है, तो इसको बंद कर देगा। बंद करने से प्रभाव क्या पड़ेगा, ये जो रूट है यहाँ से तेल और गैस का व्यापार होता है, या तेल और गैस के जो शिपमेंट है यहाँ से गुजरते हैं। कितना व्यापार यहाँ से होता है? लगभग विश्व का 1/4 तेल और गैस जितना गुजरता है, विश्व का 1/4 तेल एंड गैस यहाँ से गुजरता है। तो विश्व पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ी मात्रा है 1/4। दूसरा, भारत का जो ज़रूरत है, भारत का लगभग 50 से 60% तेल और गैस यहीं से गुजरता है। जितना भारत को चाहिए उतना, भारत की ज़रूरत का 50-60% यहाँ से गुजरता है। प्लस भारत यहाँ पर
व्यापार भी करता है इन देशों से, तो व्यापार की बड़ी मात्रा यहाँ पर है, ये भी प्रभावित होगा। ये तो भारत के रेफरेंस में है। और यहाँ से जो तेल और गैस निकलता है, जाता है कहाँ पर है? मुख्य रूप से जाता है दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया को जाता है। तेल और गैस अगर यहाँ से नहीं गुजरेगा तो प्रभावित देश कौन से हैं? खाड़ी देश या अरब देश बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है, तेल पर। तो यहाँ पर जो तेल उत्पादक देश हैं कौन से हैं जिनका तेल यहाँ से गुजरता है? एक तो इराक है, इराक के नीचे स्थित है कुवैत, कुवैत के नीचे आप आएंगे तो कतर, ठीक है। कतर से साइड में आपका सऊदी अरेबिया प्लस यूएई का, और इसके अलावा ईरान का तो खुद ही गुजरता है। इतने लोगों का जो तेल है, इन लोगों के द्वारा जो उत्पादित तेल प्लस गैस प्लस इन लोगों का जो व्यापार है तेल और गैस को छोड़कर, वो सब यहीं से होता है। और जब ये मार्ग बंद होगा तो क्या होगा? वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ेंगी। किसकी? ऑयल एंड गैस की। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आयात बिल। और जब ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो सभी देशों में क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ती है। और मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। लिंक याद रखिए बस ये सब। तो ये तो तेल वाला प्रभाव हो गया। इसके अलावा व्यापार पर प्रभाव जो पड़ेगा सो अलग। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा तो वैश्विक दबाव बनेगा कि ईरान पर हमला ना करो, इसलिए ईरान इसको चोक कर सकता है। तीसरा विकल्प क्या हो सकता है ईरान के पास? ये आप लोग जान ही रहे होंगे, अफ्रीका है। ईरान के पास जो तीसरा विकल्प है, स्वेज जल संधि को, स्वेज नहर को प्रभावित कर सकता है। स्वेज नहर से व्यापार जो होता है उसको प्रभावित कर सकता है। आपको पता होगा स्वेज नहर, ये पॉइंट है, यहाँ पर स्थित है स्वेज नहर, क्योंकि ये क्या है? यह है लाल सागर। और स्वेज नहर जोड़ती है किसको? स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। तो इस प्रकार से यूरोप से दक्षिण एशिया का व्यापार इसी मार्ग से होगा। साउथ एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया, व्यापार का मार्ग यही है। या फिर आपका पूर्वी अफ्रीका, इन सब का व्यापार यहीं से होगा अगर यूरोप का है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्वेज नहर, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी, चालू हुआ था 1869 में। शुरू में इस पर कब्जा था ब्रिटेन एंड फ्रांस का। अभी किसका कब्जा है, मतलब किसका अधिकार है? इस समय ये मिस्र के अधिकार में है। और यहाँ से जो कंटेनर गुजरते हैं उनको देना पड़ता है पैसा या शुल्क, फीस, जिससे मिस्र को पर्याप्त रेवेन्यू मिलता है। मिस्र को क्या मिलता है? पर्याप्त राजस्व मिल जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? कुछ जानकारी आपके लिए आवश्यक है, इसलिए मैं निर्माण जो इंजीनियर था उसका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स।
फर्डिनेंड डी लेसेप्स, ठीक है, जो इंजीनियर था निर्माण। स्वेज नहर पर झीलें हैं, कितनी? 4 झीलें हैं। इनका क्रम आता है, मैं ये बना दिया हूँ स्वेज नहर, ठीक है। इस तरफ आपका है भूमध्य सागर, इस तरफ आपका हो जाएगा लाल सागर, इसी के बीच में झीलें हैं। तो एक झील यहीं पर स्थित है जिसका नाम है लेक मंजला। लेक का मतलब झील होता है, आपको याद रखना है, लेक मंजला या मंजाला। इसके बाद एक 2 झीलें हैं, एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए, इसको बड़ा रखेंगे, ठीक है। ये हो गई ग्रेट बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा, और ये छोटी बिटर, लिटिल बिटर। एक बार क्रम पूछा गया है इनका, लिटिल बिटर झील, लेक। इन दोनों के बीच में एक और झील है जिसका नाम है लेक तिम्सा। TIMSA। और यहाँ पर एक पोर्ट है, क्या है? बंदरगाह, जिसका नाम है पोर्ट स्वेज। स्वेज नहर, तो स्वेज बंदरगाह इस तरफ है, और इस तरफ एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट सईद। अब यहाँ से होता है व्यापार, इसके बेसिक आपको जानकारी मैंने दे दी है। तो यहाँ से जो व्यापार होता है, तो ये आपको मैप हमने जो बनाया था उसी में समझाते हैं। यहाँ पर स्थित है यमन। यमन में एक राजधानी है साना, और यहाँ पर जो कंट्रोल है वो हौती ग्रुप का है, और हौती समूह पर कंट्रोल है ईरान का। तो अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान हौती समूह को यहाँ से गुजरने वाले जो भी जहाज़ होंगे, व्यापारिक जहाज़, उन पर हमला करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ व्यापार प्रभावित हो जाएगा, और जैसे ही व्यापार यहाँ डिसरप्ट होगा इस क्षेत्र से, तो व्यापार का मार्ग कौन सा होगा? फिर ये घूम के आना पड़ेगा इनको, और जब ये घूम के आएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? कई गुना प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक तो बात ये कि समय बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगा, और इतना दूरी जब बढ़ जाएगा तो जहाज़ जो घूम के जाएगा तो उसका फ्यूल बढ़ जाएगा। फ्यूल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? कीमत बढ़ जाएगी, कास्ट, परिवहन की लागत बढ़ेगी। ये कीमत किस चीज़ की है? परिवहन लागत। और जब परिवहन लागत बढ़ती है किसी चीज़ की, तो वस्तुएं क्या होंगी? महंगी हो जाएंगी, और महंगी वस्तुएं हो गई तो मुद्रास्फीति। फिर वहीं हम लोग पहुंच गए, मुद्रास्फीति से आर्थिक विकास प्रभावित होगा, फिर समस्या है। इसलिए ये दबाव पैदा करेगा स्वेज नहर वाला जो इनके पास रूट वो है वो भी। एक और विकल्प क्या है इजराइल के पास? इजराइल के पास नहीं, ईरान के पास। ईरान हस्ताक्षर करता है, ईरान है हस्ताक्षर करता किसका? न्यूक्लियर NPT का, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब हिंदी में नाभिकीय अप्रसार संधि। जिसको 1968 में साइन करने के लिए खोला गया था। सबसे पहले इस पर ईरान ने हस्ताक्षर किए। तो इस पर ईरान क्या है? सदस्य है। और जब ईरान सदस्य है तो इसमें जो
प्रावधान हैं उसके लिए ईरान बाध्य है। प्रावधान क्या है? जैसे किसी भी देश के पास जो भी नाभिकीय रिएक्टर हैं उनका नाभिकीय रिएक्टर का निरीक्षण करवाना होता है IAEA से। तो अभी ईरान के यहाँ होता है परीक्षण, इसी से निगरानी करता है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो विकल्प क्या है कि ईरान इस संधि से बाहर आ सकता है, पेपर पर कम से कम संधि से बाहर आ जाएगा, मतलब हम ये संधि नहीं मानेंगे। आज जब ये संधि से बाहर ही आ गया तब इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं रहेगी। बाध्यता काहेगी कि IAEA इसके यहाँ आके निरीक्षण करे, और जब बाध्यता नहीं रहेगी तो ये अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जारी रख सकता है। और इस तरह से वो नाभिकीय हथियार बना सकता है। अच्छा, इससे पहले किसी ने किया भी है ऐसा, उत्तरी कोरिया ने। क्या किया था इसने? ये भी पहले मेंबर था, 2003 में बाहर आ गया उससे, NPT से 2003 में छोड़ दिया इसने, बाहर आ गया कि हम भाई NPT नहीं मानेंगे। और 3 साल के बाद 2006 में इसने टेस्ट कर दिया, नाभिकीय परीक्षण करके न्यूक्लियर पावर बन गया। तो ये भी यही रास्ता इख्तियार कर सकता है। ये विकल्प हैं ईरान के पास में। दूसरा, नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेशनल ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको खोलने की बात हो रही है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स दिल्ली में। क्यों? मुख्य फोकस है जो जनजातियों के स्वास्थ्य को लेकर के। एक बीमारी होती है जनजातियों में विशेष रूप से, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होती है? ये भी इसका सिकल सेल दिवस मनाया गया है 18 जून को शायद। तो ये होता क्या है? ये जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी है मतलब आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। होता क्या है? सिकल का मतलब होता है हंसिया, सेल मतलब कोशिका। तो जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं कौन सी? आरबीसी। आरबीसी का जो आकार होता है वो चेंज हो जाता है। आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसिया आकार हो जाता है। इस सिकल का मतलब होता है हंसिया। तो आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी क्या है? हमारे शरीर में जो खून होता है, खून का लाल रंग होता है, वो आरबीसी होती हैं। तो आरबीसी इज नथिंग रेड ब्लड सेल्स। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इनका आकार हंसियाकार हो जाता है। और जब हंसियाकार हो जाता है तो होता क्या है? बेसिकली जो आरबीसी होती हैं
वो होती हैं इस तरह की, तस्तरी नुमा। तस्तरी नुमा में बीच में पतली होती, यहाँ पर पतली होती हैं जैसे यहाँ पे, और साइड में यहाँ पर मोटी होती हैं यहाँ पे। इससे क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर आराम से स्लिप करके चली जाती हैं। और जब ये हंसियाकार हो जाती है ना, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब जब ये फ्लो कर रही होती है, प्रवाह हो रहा होता है, तो आपस में क्या हो जाती हैं, ये यहाँ से फंस गई दूसरी आके, तब ये प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो प्रवाह क्या हो जाता है इनका, बाधित हो जाता है। जब फ्लो नहीं कर पाएंगी, बाधित होगा, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो हम लोगों को क्या होता है, सांस फूलने लगती है। और जब ये हो जाती हैं आपस में जुड़ गई, तो क्या हो जाता है, क्लम्पिंग टाइप की हो स्थिति बन जाती है, आपस में ये क्लॉटिंग कर जाती है, थक्का टाइप की स्थिति बन जाती है, जिससे मार्ग क्या होता है इनका, बाधित हो जाता है, और ये ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये समस्या होती है सिकल सेल एनीमिया की। और इसको हमने रखा है टारगेट उन्मूलन का, कि हम इसको जड़ से ख़त्म करेंगे। कब तक, 2047 तक। नेक्स्ट न्यूज है बाईपोल को लेकर के, हमने उस दिन में शायद चर्चा की थी। बाईपोल्स उपचुनाव कहाँ पर हो रहे हैं, केरला में, विशेष रूप से केरला में हुए हैं, पंजाब में हैं, और गुजरात में हुए हैं। केरला की एक सीट है नीलाम्बूर सीट। जब कहीं पर उपचुनाव होते हैं, तो यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ, तो जो व्यक्ति जीतेगा उसका कार्यकाल कितना होगा, वह कार्यकाल होगा शेष बचा हुआ कार्यकाल, शेष कार्यकाल के लिए होगा। मतलब अगर 2 साल वो व्यक्ति गुजार चुका था पहले, तो 3 साल इसको मिलेंगे। अच्छा, ये विधानसभा का चुनाव हुआ है, जो 22 उप इलेक्शन है जो विधानसभा का है। शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेगा जो नया व्यक्ति आएगा। और उपचुनाव क्या होता है, जब बीच में कोई सीट खाली हो जाती है, बीच में कोई सीट खाली हो जाए। बीच में मतलब क्या हुआ, कार्यकाल के बीच में। जैसे विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल के मध्य। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 2024 में चल रहा है 25, तो 2024 में चुनाव हुए मान लीजिए लोकसभा के। अब जो लोग चुने गए थे उसमें से 2025 मई में एक व्यक्ति की डेथ हो गई, एक सांसद की डेथ हो गई, या उसने इस्तीफा दे दिया, या वह अयोग्य घोषित हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सीट हो गई एक खाली। अब इस खाली सीट पर जो चुनाव होगा उसे बोलेंगे उपचुनाव। तो ये कब तक रहेगा, 2029 तक। 24 से 5 जोड़ेंगे तो 29 तक रहेगी सदन, तो 29 तक ये रहेगा। ये हो गया बाई इलेक्शन। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। इससे पहले हम लोगों ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था म्यांमार की सहायता के लिए। ये चलाया गया ऑपरेशन सिंधु। क्यों चलाया है, ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, क्योंकि ईरान में हो रहा है युद्ध। तो वहाँ से जो हमारे लोग थे उनको हमने निकाला।
जहाज से। कौन से रास्ते से निकाला हमने? तो जो पहला जहाज आया है वो हमने निकाला है, वो आया है आर्मेनिया से। ईरान की सीमा जो लगती है आर्मेनिया से, तो वहीं से आर्मेनिया से आया है। इसके बाद ईरान का एयर स्पेस खोल दिया गया था, तो बाकी जो जहाज आए हैं वो नॉर्मली आए हैं। ईरान का एयर स्पेस ओपन कर दिया गया था। तो पहला वाला आर्मेनिया से आया है, तो आर्मेनिया से हमारे रिश्ते काफ़ी बेहतर हैं। कारण, इसको हमने पिछले साल भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर होता है, वो इनको सेल किया है भारत ने। बदले में आर्मेनिया ने भारत को समर्थन दिया है हर मामले में। जैसे अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उस पर भी इसने भारत का समर्थन किया था और कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो द्विपक्षीय तरीके से सॉल्व होना चाहिए। प्लस और क्या सपोर्ट किया? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए परमानेंट सीट। तो हमारे रिश्ते आर्मीनिया से बेहतर हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी अगर देखोगे, ईरान से जो देशों की सीमा लगती है, देखिए ईरान से सीमा लगती है तुर्की की, अजरबैजान की, पाकिस्तान की। इन तीनों से ही हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं इस समय। पाकिस्तान ने तो जानते ही हैं हमला किया था। अजरबैजान ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में जब हमने चलाया। टर्की ने भी इसी का समर्थन किया, तो भारत के साथ नहीं है। तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते थे। इसकी एक सीमा इराक से लगती है, वो भी वॉर टॉर जोन में पड़ता है, तो वहाँ से भी नहीं निकाल सकते थे। तो हमारे पास विकल्प जो था आर्मेनिया का था, उससे हमने निकाला। लेकिन अगले ही दिन ईरान ने एयर स्पेस ओपन कर दिया, तो हमने ईरान से ही निकाल लिया सीधे सीधे। इसमें एक और चीज़ जो डेवलपमेंट हो रहा है इस समय, भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट भारत की पॉलिसी है। तो इसी के तहत अगर देखिए, तो भारत ने नेपाल और श्रीलंका के जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का काम किया है। नेपाल एंड श्रीलंका के लोगों को भी निकाला है भारत ने। आज की न्यूज़ है कि लोगों को निकालने का काम कर रहा है। तो कैसे देखिए यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इन्वॉल्व हो गई। नेक्स्ट एक है इंटरनेशनल ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन स्टॉर्मिंग सम्मेलन होना है भारत में। कहाँ होगा ये होना है ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा कहाँ है? यूपी में। यहाँ होना है कब? अगस्त में। तो बातचीत अभी से चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर जो इस लिपि मिली है उसका क्या नाम था? हड़प्पा लिपि बोलते हैं जो भी मिली है। तो यहाँ की जो लिपि है हड़प्पा लिपि जिसको बोलते हैं, या सिंधु घाटी लिपि, ये कैसी है? ये चित्रात्मक लिपि है या पिक्टोग्राफिक है। पिक्टो मतलब पिक्चर, ग्राफिक मतलब ग्राफिक। और चित्रात्मक लिपि होने के नाते इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है।
और इस लिपि में कितने अक्षर हैं? लगभग ऐसा माना जा रहा है लगभग 400 के आसपास साइन हैं। 400 सिंबल हैं या चिन्ह हैं, अक्षर या चिन्ह मान लीजिए, 400 चिन्ह हैं इसमें। तो हम इसको भी पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसी लिपि को पढ़ने के लिए क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए या पढ़ने में सहायता हो किसी तरह से, या इसको डिकोड करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन कौन कर रहा है? वो तो वेन्यू लोकेशन हो गई। वेन्यू कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पीटी फॉर पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। इसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग भी लिपि पढ़ सकते हैं, उन सबको इनवाइट किया गया है। यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने भी अभी घोषणा की है इसी लिपि को पढ़ने के लिए कि अगर जो कोई पढ़ लेता है उसको $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया था ये 2-3 महीने पहले। नेक्स्ट क्या है? प्रपल्सन गैप। भारत को प्रपल्सन गैप का समाधान निकालना चाहिए। ये प्रपल्सन गैप क्या है? शब्द यूज़ किया गया सो मैंने वैसे ही यूज़ कर दिया। बेसिकली इसका मतलब ये है भारत को इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। कारण कौन से इंजन की हम बात कर रहे हैं? ये जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, जो नेवी यूज़ करती है, इवन आर्मी जो बैटल टैंक यूज़ करती है, वहाँ पर इंजन लगते हैं चलाने के लिए। तो वो विशेष इंजन होते हैं, टर्बोजेट इंजन। उनको भारत क्या करता है? आयात करता है। अभी हम लोगों ने एक न्यूज़ सुनी थी, नाम है आमका। ये क्या है? ये भारत का अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है। विमान है। कौन सा विमान है? फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5वीं जनरेशन का विमान है। कितनी जनरेशन का? 5th जनरेशन का है एयरक्राफ्ट, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब इसको पकड़ नहीं पाएंगे जो रडार वगैरह होते हैं वो लोग। अब कोई भी एयरक्राफ्ट अगर बनाना है
तो उसके लिए चाहिए होता है, उसमें लगते हैं इंजन। और इंजन भारत के पास नहीं है। ये हमने घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका इंजन हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इंजन हम क्या करते हैं, आयात। कहाँ से आयात करते हैं? हमें एक पावरफुल इंजन चाहिए इसके लिए। तो कई देश हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, यूक्रेन है, यहाँ से इंजन भारत आयात करता है। लेकिन जब कोई देश आपको देता है तो बेस्ट टेक्नोलॉजी तो नहीं देगा। चलिए, अब ये हमारा रिसेंट का एग्जांपल है आमका का। शुरुआत करते हैं इतिहास से। क्या भारत ने इसके पहले प्रयास नहीं किया बनाने का? किया। तो भारत का पहला इंडिजिनस डिजाइंड एयरक्राफ्ट उसका नाम क्या था? मारुत। HF-24 मारुत। ये हमने आज़ादी के बाद डिज़ाइन किया था, जो 1960 में सेवा में आ गया था। 1960 में सेना को मिल गया था विमान। और इसमें जो बनाया था, इसको HL ने बनाया था। 2 इंजन थे इसमें, ट्विन इंजन का ये था। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस था बहुत ख़राब था, डाउन था। ख़राब नहीं कह सकते, कम था। क्यों? क्योंकि पावरफुल इंजन नहीं था इसमें। इंजन पावरफुल नहीं था। और क्यों नहीं था इंजन पावरफुल? क्योंकि इसमें जो इंजन लगा था, वो इंजन हमने लिया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन का टर्बोजेट इंजन लगा था इसमें। इंजन का नाम नहीं याद रखना है हमें, बस इंजन इंजन करके काम चलाना है, क्योंकि बेसिकली इंजन है। और ये इंजन बेहतर नहीं था। फिर इनको रिटायर कर दिया गया। जो हमारा एयरक्राफ्ट था उसको 1990 में हमने रिटायर कर दिया। पूरी फ्लीट शामिल हुई थी, जो भी शामिल हुए होंगे, बहुत सारा समूह शामिल किया गया था सेना में, लेकिन इसको हटा दिया गया। अब ये जो इंजन का परफॉर्मेंस था इसमें ठीक नहीं था। इससे DRDO बहुत डिसअपॉइंट हुआ। DRDO निराश हुआ और इसने एक नए इंजन का आविष्कार शुरू किया। नए इंजन पर सोच के नया इंजन का विकास करेंगे। और उस नए इंजन का नाम क्या रखा गया था? कावेरी। कावेरी इंजन के विकास में सफलता नहीं मिल पाई भारत को। काफ़ी पैसा खर्च हुआ, 2000 करोड़ के आसपास, 2-3 हज़ार करोड़, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए कई मामलों में, उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर के। परफॉर्मेंस टेस्ट तो हुए, बट परफॉर्मेंस उतना नहीं मिल पाया जितना हमें चाहिए था। तो ये भी जो है हमारा जो प्रोग्राम था लगभग असफल हो गया। तो हमारे पास विकल्प क्या बचा इसके बाद, कि भाई हम इंजन का आयात करते हैं। तो इंजन आयात ही करके हम लोग बना रहे थे। 2016 में हमने 2 कंपनियों से समझौता किया था। 2016 के बाद में दोनों कंपनियां थी फ्रांस की, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। बातचीत चल रही थी लेकिन फाइनली हो नहीं पाया। और ये जो इंजन हम इनसे ले रहे थे उसका प्रयोग करना था हमें किस में?
एक तो हम आमका में प्रयोग कर लेते सोच रहे थे, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और दूसरा हमें बनाना था इससे LCA Mark II, उसमें यूज़ करना था। लेकिन चूंकि इन्होंने सप्लाई नहीं किया तो ये हमारा हो नहीं पाया। तो अब हमारे पास जो विकल्प था, हमने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, कहाँ की, अमेरिका की, हमने वहाँ से लिए थे इंजन, और उन इंजन का हमने प्रयोग किया LCA Mark II में, Mark I में, ठीक है। और ये जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, ये न्यूटन की कंपनी है। इससे समझौते की बात हो रही थी कि ऐसा करते हैं कि भारत में ही इंजन बनाया जाए, लेकिन इसने भारत में इंजन बनाने से मना कर दिया। इसने जो इंजन सप्लाई भी किया जनरल इलेक्ट्रिक ने, वो क्या कर दिया, उसने काफ़ी डिले किया, डिलेड प्रोजेक्ट। तो देखिए, हमको बनाना है फाइटर एयरक्राफ्ट, इंजन देंगे नहीं टाइम पे तो बनेगा कैसे। तो बहुत ज़रूरी है क्या, इंजन के लिए आत्मनिर्भरता, कि हमारा इंजन हो। तो हम बहुत अधिक क्या हैं, डिपेंडेंट हैं इंजन के लिए। बाकी तो बना ले रहे हैं लेकिन इंजन नहीं है हमारे पास। अभी एयरफोर्स का एग्जांपल हमने दिया आपको कि आम जो हम बना रहे हैं AMCA, उसके लिए हमें इंजन बाहर से लेना होगा। आर्मी का एग्जांपल अगर आप लेते हैं, एक आर्मी यूज़ करती है टैंक अर्जुन, इसमें भी जो इंजन लगा है वो जर्मनी का इंजन है, जर्मनी का इंजन है। ऐसे ही नेवी के द्वारा जो जहाज़ बनाए जाते हैं, कार्वेट्स हैं, कार्वेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, फ्रिगेट्स हैं, इन सब में हम इंजन यूज़ करते हैं बाहर से। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारत के पास इंजन नहीं है और भारत आयात पर निर्भर है। और कोई भी देश जब आयात पर निर्भर होता है तो वह उस देश की स्ट्रैटेजी के लिए जो है ठीक नहीं होता है। तो भारत को अब चाहिए इंजन, वो भी अपना। क्यों चाहिए? पहली बात, हम इंजन के क्षेत्र में बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर। जब इंजन हमारा होगा तब हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट को, डिफेंस प्रोडक्ट को, जहाज़ को, जो भी बनाना है बना सकते हैं। और जब जहाज़ बना सकते हैं या जो भी डिफेंस का उत्पाद है उसको निर्यात भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दूसरे का इंजन लेके कोई जहाज़ बनाएंगे तो उसको निर्यात नहीं कर सकते। अगर निर्यात करना है तो उनसे पूछ कर करना पड़ेगा, जो थर्ड पार्टी है जिसका इंजन है। तो अगर हम निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है। प्लस हमारी अगर सीमा सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जहाज़ नहीं होंगे, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, नेवी मजबूत नहीं होगी तो सीमा सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है, उसके लिए हमें चाहिए। तो ये सब हमें लाभ है इससे, इसलिए हमें करना होगा। तो इसके लिए अल्टीमेट सुझाव क्या है? हमें एक लॉन्ग टर्म गोल देखकर काम करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि लॉन्ग टर्म उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस पर काम करे और इसके क्षेत्र में R&D को बढ़ावा दे। और इसका राजनीतिकरण ना हो कम से कम। तो इसलिए ओवरऑल हमारे लिए जो इंजन क्या है, आवश्यक है।